Warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a very important lecture on the topic titled Modernization. This lecture is specially designed for the students who are preparing for UGC NET, UPSC, MA, and BA. So, dear students, let's start the topic. तो हम जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो शब्द जो मॉडर्न है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है न्यू, नया। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम नए को समझना चाहते हैं तो उसके ऑपोजिट में हमें समझना होगा ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन का ऑपोजिट है मॉडर्न। ठीक है, और हमेशा सोसाइटी जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चेंज होती रहती है। अगर हम शुरुआत करें सोशियोलॉजी के जो बिगनिंग से, जब ऑगस्ट कॉन्ट आप सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इसकी फाउंडेशन रखता है, तो वो भी 3 तरह की सोसाइटी की बात करता है कि हर सोसाइटी को थियोलॉजिकल स्टेज से मेटाफिजिकल और मेटाफिजिकल से पॉजिटिव की तरफ मूव करना होता है। थियोलॉजिकल स्टेज वो स्टेज है जिसमें सोसाइटी पूरी तरह से डिवाइन प्रिंसिपल्स पे चलती है, सुपरनेचुरल पे बिलीव करती है, गॉड ओरिएंटेड सोसाइटी होती है जिसमें हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दी जाती है कि जो भी हो रहा है उसको ऊपर वाला कर रहा है। अगर बारिश हो रही है तो ऊपर वाला कर रहा है, तूफान आ रहा है ऊपर वाला कर रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है ऊपर वाला कर रहा है। इवन कि अगर हमें कोई सांप काट जाता है तो ऊपर वाले ने भेजा है उसको। अगर हमें कोई बीमारी लग रही है तो ये भी ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, और ठीक भी ऊपर वाला ही करेगा। तो इस तरह से हर चीज़ में हम गॉड, थियोलॉजी, रिलीजन आ जाता था। फिर धीरे धीरे सोसाइटी का जो लॉजिक था वो डेवलप हुआ, तो वो मेटाफिजिकल स्टेज में पहुंची। मेटाफिजिकल स्टेज वो स्टेज थी जिसमें इंसान थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन में चला गया, जहाँ पे नए कॉन्सेप्ट्स उसने गढ़े। नेचर जो है वो सब कुछ कर रही है। नेचर में सन है, प्लैनेट्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी बहुत तरह की लाइफ्स हैं, और ये लाइफ्स एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है। तो इस तरह से थोड़ा सा आदमी एब्स्ट्रैक्शन की तरफ गया। थर्ड स्टेज में आदमी लॉजिक की तरफ गया, जिसमें वो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता था, रैशनैलिटी ढूंढता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। दैट वाज द पीरियड ऑफ द साइंटिफिक इनोवेशंस, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब इंसान हर चीज़ में सवाल करता है और हर चीज़ को उस क्वेश्चन के ऊपर उसको क्या करता है, एग्जामिन करता है कि क्या उस पर वो खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे पहले इंसान का जो मानना था कि धरती कैसे बनी, या फिर बादल, बारिश क्यों होती है, उसमें वो गॉड को हर चीज़ लेके चलता था। लेकिन बाद में जब पॉजिटिव स्टेज में पहुंचा तो आपको पता है ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट इस्टेब्लिश होता है, और वो उसके कारण बताता है कि कब बारिश होती है, कब बादल बनते हैं, कब तूफान आता है। ठीक है, धरती घूमती है अपने एक्सिस पे, सूरज सेंटर है, बाकी प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो नए थॉट्स थे, नई जो डिस्कवरीज थी वो हुई, और इस तरह से एक सोसाइटी अपनी फाइनल स्टेज में पहुंची। ये जो ऑगस्ट कॉन्ट की ये जो पॉजिटिव स्टेज है, ये एक तरह की मॉडर्निटी है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं इमाइल दरखीम को। इमाइल दरखीम भी अपने कॉन्सेप्ट्स में 2 तरह की सॉलिडारिटी की बात करता है। एक है मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। जब वो कहता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में पाई जाती है, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, जहाँ पे होमोजेनिटी होती है,
जहाँ पे लोग ट्रेडिशन की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहाँ रिलीजन जो होता है वो डोमिनेंट फीचर होता है। तो ऐसी सोसाइटी है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी की वजह से। फिर वो कहता है कि जब चेंज आता है सोसाइटी में, तो ये सोसाइटी जो है, इसमें जो सॉलिडारिटी है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी से कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में रिलेशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस होते हैं, हेट्रोजीनियस सोसाइटी होती है, पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा होती है, और इस सोसाइटी में लोग रीजन एंड लॉजिक के बेस पे सोचते हैं, और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह की सोसाइटी जो जिसे दरखीम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहता है, वो बेसिकली क्या है? मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट फर्डिनेंड टॉनिस। फर्डिनेंड टॉनिस भी दो तरह की सोसाइटी की बात करते हैं, जेमेनशेफ्ट वर्सेस जेशलशेफ्ट। अब टॉनी का जो जेमेनशेफ्ट सोसाइटी है वो क्या है? वो फोक ट्रेडिशन बेस्ड सोसाइटी है, लिटिल सोसाइटीज़ हैं यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, रूरल सोसाइटीज़ हैं। और कहता है सोसाइटी रूरल से अर्बन की तरफ मूव करती है, सिंप्लिसिटी की तरफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करती है, ठीक है, होमोजिनाइटी से हेट्रोजिनाइटी की तरफ मूव करती है। तो ये जो दूसरी सोसाइटी है इसको क्या बोलेंगे? जेशलशेफ्ट। तो ये जेशलशेफ्ट क्या है? मॉडर्न सोसाइटी। उसके बाद पिट्रिम सोरोकिन्स। पिट्रिम सोरोकिन्स भी दो तरह की सोसाइटी की बात करते हैं, मिलिट्री सोसाइटी वर्सेस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलिट्री सोसाइटी अगेन जहाँ पे फ्यूडल मेंटेलिटी है, जहाँ पे वन मैन रूल कह सकते हैं आप, या कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है, और लार्जर जो मासेस हैं उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी से नहीं होती है। और इस तरह की सोसाइटी बड़ी ही रिप्रेसिव होती हैं, बड़ी ऑप्रेसिव होती हैं, जिसमें लोगों को राइट नहीं होते, रूलर को राइट होते। अब कहता है इस तरह से सोसाइटी मूव करके दूसरी स्टेज में पहुंचती है जिसे वो बोलता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, एग्रीकल्चर से कैपिटलिस्ट हो जाता है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वाले प्रिंसिपल डोमिनेंट हो जाते हैं, और जो मासेस हैं उनका रूल होता है, रूल बाय द पीपल। ओके, इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं सोसाइटी फ्रॉम होमोजेनाइटी टू हेट्रोजेनाइटी, या फिर हम कह सकते हैं मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। वो भी मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। होमोजीनियस सोसाइटी से हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है जहाँ पे एक ही तरह के लोग रहते हों, यानी कि एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही रिलीजन के, एक ही कम्युनिटी के, एक ही आप कह सकते हो एक ही एथनिसिटी के, एक ही रेस के। तो वो उस तरह की सोसाइटीज़ को हम होमोजीनियस सोसाइटी, होमोजीनियस सिमिलर, एक जैसे लोग, एक जैसी सोच भी उनकी एक जैसी होती है, विश्वास भी उनके, बिलीफ सिस्टम, हर चीज़, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स, ऑल आर सिमिलर, एक जैसे, लाइक माइंडेडनेस होती है। तो कहता है लेकिन जब सोसाइटी चेंज होती है तो क्या आता है? हेट्रोजेनाइटी जब आती है, पॉपुलेशंस का साइज बढ़ जाता है, तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में मल्टीपल रिलीजन्स के लोग इकट्ठे रहते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले लोग इकट्ठे रहते हैं, डिफरेंट रेसेस के लोग एक ही जगह पे रहते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट ग्रुप के, क्लासेस के। डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस पीपल स्टार्ट्स लिविंग टुगेदर। वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम बोलते हैं अर्बन एरियाज। तो सोसाइटी रूरल से अर्बन की तरफ मूव कर रही है, तो सीधा मतलब यह है कि रूरल सोसाइटी तो सिंपल होती है और अर्बन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है। रूरल सोसाइटी होमोजीनियस होती है और अर्बन सोसाइटी हेट्रोजीनियस होती है। और ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी ही हर्बर्ट स्पेंसर की क्या है? मॉडर्न सोसाइटी। ओके, सॉरी। उसके बाद जोगेंद्र सिंह, एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट, बड़ा ही रिप्यूटेड नाम है इंडियन सोशोलॉजी में, वो अपनी किताब में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भी मॉडर्निटी की बात करते हैं।
लेकिन इनकी जो मॉडर्निटी है इन रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी है कि इंडियन सोसाइटी में मॉडर्निटी को आप कैसे समझ सकते हो। तो उनका जो कहने का मतलब है वो कहते हैं नॉट ऑल चेंजेस मे बी कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। द बेसिक डायरेक्शन ऑफ चेंज इन इंडिया ड्यू टू वेस्टर्न कॉन्टेक्ट वॉज टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, बट इन द प्रोसेस अ वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस गॉट रीइंफोर्स्ड। उनका कहने का मतलब है कि हर तरह के चेंज को आप मॉडर्निटी वाला चेंज नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इंडियन सोसाइटी जब वेस्टर्न कॉन्टैक्ट में आई ब्रिटिश रूल के दौरान, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया, तो वो लंबे समय तक भारत में रहे। एम.एन. श्रीनिवास तो कहते हैं कि 150 साल का जो उनका रूल था जिसने इंडिया के कल्चर को, वैल्यू सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को, यहाँ की एजुकेशनल सेटअप को, यहाँ के सोशल सेटअप को, इकोनॉमिक सेटअप को चेंज किया, जिससे वो वेस्टर्नाइजेशन का नाम देता है। कहता है वो जो वेस्टर्नाइजेशन है, क्योंकि वेस्ट के कॉन्टैक्ट की वजह से जो चेंज आया वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चेंज था। लेकिन हर तरह का वेस्टर्नाइजेशन को आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कह सकते, लेकिन लार्जली जो था, जो वेस्ट की इमिटेशन हुई उसमें हमने वेस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट किए, जैसे हमारे यहाँ पे जो पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, मदरसा टाइप एजुकेशन थी, ठीक है, जिसमें रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोली, उसमें जो एजुकेशन दी जाने लगी वो साइंटिफिक एजुकेशन थी। उसमें फिजिक्स पढ़ाई जाने लगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाने लगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाने लगी। तो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके बारे में पढ़ाया जाने लगा। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट था इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब डिग्रियां दी जाती थी, सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास दिए जाते थे, और उस डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर आपको नौकरियां मिलती थी, सरकारी नौकरियां दफ्तरों में मिलती थी, जो बिल्कुल ही एक नई व्यवस्था थी और जिसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं थी। इस तरह की एजुकेशन को हम बोलते थे सेकुलर एजुकेशन, जो आज हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए, ये किस प्रिंसिपल पे टिके थे? रैशनैलिटी के ऊपर टिके हुए थे, साइंस के प्रिंसिपल्स के ऊपर टिके हुए थे, रीजन एंड लॉजिक उसकी फाउंडेशन था। तो ये मॉडर्नाइजेशन का एक स्तंभ बना इंडिया में, जिसने भारत में मॉडर्नाइजेशन लाई। इसी तरह से भारत में जब पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हुई तो उसका भी कारण वेस्टर्न कॉन्टैक्ट था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में जो नया पॉलिटिकल सेटअप एस्टेब्लिश किया उसमें क्या थी? ब्यूरोक्रेसी थी। ब्यूरो का मतलब है ऑफिस, और क्रेसी शब्द बना क्रेटिक से, उसका मतलब होता है रूल, रूल ऑफ ऑफिस, दफ्तर से चलने वाला शासन। अब दफ्तर में राजा नहीं बैठा, दफ्तर में जो बंदा बैठा है उसे हम जहाँ तो बाबू कहते हैं या अफसर कहते हैं, जो कैसे वहाँ उस कुर्सी पे बैठा है अपनी काबिलियत से। उसने रिटन एग्ज़ाम पास किया है, उसने इंटरव्यू फेस किया है, उसे इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, इंग्लिश का अच्छा जानकार है, और जिस जिस सब्जेक्ट की वहाँ पे ज़रूरत है, जिस फील्ड का के लिए उसको अपॉइंट किया गया उसकी उसको नॉलेज है। चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, इससे कोई लेना देना नहीं। मैटर करता है कि क्या वो जो कंडीशंस हैं जिसके लिए उसको चुना गया है वो क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। अगर वो करता है तो वो उस चेयर पे बैठता और अपना काम करता, और जो भी कार्रवाई होती दफ्तर में वो सारी की सारी रिटन कार्रवाई होती। एक नई तरह की व्यवस्था थी जिसमें कलम जो थी वो हथियार से ज़्यादा ताकतवर हो गई। अब आपकी किस्मत का फैसला बंदूक नहीं करती, कलम करती है कि आपके भाग्य में वो जो ऑफिसर उस चेयर पे बैठा है वो किस तरह का ऑर्डर निकाल रहा है। विलियम बेंटिक कौन सा ऑर्डर पास कर रहा है,
माउंटबेटन कौन सा ऑर्डर पास कर रहा है, डलहौजी कौन सा ऑर्डर पास कर रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो रिटन हो रहा है, एक थ्रू प्रोसेस हो रहा है। ये जो एक नई शासन व्यवस्था थी, नया पॉलिटिकल सेटअप था, ये इंडियन सोसाइटी में यूनिक था, जिसने पूरे हिंदुस्तान को पॉलिटिकली क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया, सबको एक अम्ब्रेला के अंडर ला दिया। ऑल द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया केम वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी। ये भी एक नई व्यवस्था थी जो किस पे टिकी थी, अगेन साइंस और रैशनैलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर। और ब्यूरोक्रेसी के प्रिंसिपल्स आप जानते हैं जो मैक्स वेबर ने दिए। तो मैक्स वेबर क्या कहता है कि ब्यूरोक्रेसी का मकसद होता है एफिशिएंसी लाना, इम्पार्शियलिटी करना। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ पार्शियलिटी करो, वायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी लाना, और जो स्किल है उसके बेस पे लोगों को क्या करना, उनको इन्हांस करना, उनको उनकी प्रोग्रेस करना। और ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए। दफ्तर में जो आदमी जाएगा या वो जो सामने वाला व्यक्ति ऑफिस में चेयर पे बैठा है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो उसके पास आ रहा है वो किसी जाति या किसी धर्म से संबंध रखता है। वो जो भी कार्रवाई करेगा एज पर रूल करेगा। तो ब्यूरोक्रेसी किस पे चलती थी, रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था पे चलती थी। तो इस और ये सारी व्यवस्था अगेन किस पे टिकी थी, रैशनैलिटी पे टिकी थी, रैशनल बिहेवियर पे टिकी थी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे टिकी थी। इसलिए सोशल सेटअप की अगर हम बात करें, सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, तो ये भी बहुत हद तक चेंज हुए ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, ट्रेनें चल पड़ी, बसें चल पड़ी, कारें चल पड़ी, जहाज चल पड़े, और लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। और सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी इन्हांस हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम जो बहुत रिजिड था वो कमज़ोर होने लग पड़ा। जो सोशल इविल्स थी सोसाइटी में वो कम होने लग पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसने क्या किया, लोगों को साइंटिफिकली सोचने पे मजबूर कर दिया। अब जो जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर था उसको लोग छोड़ने लगे। धीरे धीरे समाज में जो इग्नोरेंस थी, बैकवर्डनेस थी, वो सारी की सारी कम होने लग पड़ी। तो ये सारे के सारे किस तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन। इस तरह से दूसरे थिंकर हैं डेनियल लर्नर। डेनियल लर्नर भी मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं अपनी किताब द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये नाम से ही पता चल रहा है, पासिंग का मतलब गुजर जाना, ट्रेडिशनल सोसाइटी का गुजर जाना। तो किसकी तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ। उसके हिसाब से, डेनियल लर्नर के हिसाब से, मॉडर्नाइजेशन एक ग्लोबल प्रोसेस है, मतलब ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये किस पे टिका है, रैशनलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट स्पिरिट के ऊपर टिका हुआ है। और वो कह रहा है इस प्रोसेस को, ये कैसे स्पीड अप हुआ है, किस वजह से हुआ है, ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, लिटरेसी एंड कॉन्सिक्वेंट एक्सपेंशन ऑफ मास मीडिया। शहरीकरण से, शिक्षा से और मास मीडिया के साधनों से बढ़ने से मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ी है। तो ये दिस इज़ क्वाइट क्लियर, आपको पता ही है। शहरीकरण की वजह से कास्ट सिस्टम कमज़ोर पड़ा, मॉडर्न एजुकेशन एनहांस हुई, लोग जो थे ज़्यादा साइंटिफिक आउटलुक वाले हो गए, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो गए, ठीक है। हेट्रोजेनिटी बढ़ी, लोग एक कल्चर डाइवर्सिटी बढ़ी, जिस वजह से लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लग पड़े। और लिटरेसी के बढ़ने से ये सब हुआ। और आज के दौर में अगर हम देखें तो ये बड़ी रेलिवेंट है मास मीडिया के बढ़ने से।
वो साधन जिससे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। आज तो आप देखते हैं कितने साधन हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें जनता जो है वो भी हिस्सेदार है। जैसे अब आप देखिए, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, और कितने ही सारे और मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं डेमोक्रेसी में, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और एजुकेशन स्प्रेड करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। आज आप एक लेक्चर रिकॉर्ड करिए और कहीं भी बैठा स्टूडेंट उसको सुन सकता है। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। तो अब इतनी पॉसिबिलिटी हो गई है कि इसी मास मीडिया के कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके, और ना कि सिर्फ अपने प्रति अवेयर हुए हैं, हमारा इस सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा इन्वायरमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति हमें क्या करना है, उस बारे में भी लोग अब अवेयर हुए हैं इसी मास मीडिया की वजह से। तो ये किस तरफ जा रहा है? मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब मॉडर्नाइजेशन सिर्फ सोसाइटी में या इंस्टीट्यूशंस में नहीं हो रही, आदमी में भी हो रही। अब हर आदमी रैशनल होकर सोचता है। अब हर आदमी ऐसे हर किसी चीज़ पे यकीन नहीं कर लेता, उसकी ऑथेंटिसिटी पूछता है, उसकी वैलिडिटी पूछता है कि ये जो तुम बात कह रहे हो कहीं झूठ तो नहीं है ना, कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, इसका क्या साइंटिफिक ग्राउंड है। इवन ये हो गया कि आज हर रिलीजन अपने आप को, जो अपने नैरेटिव को भी साइंटिफिक ग्राउंड पे जस्टिफाई कर रहा है कि अगर हमारे यहाँ ये होता है तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है। तो इट मीन्स कि रिलीजन भी अपनी सैंक्टिटी या अपनी जस्टिफिकेशन कहाँ ढूंढ रहा है? साइंस में ढूंढ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है? पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है। ओके। उसके बाद टैलकेट पार्सन्स, अगर हम टैलकेट पार्सन्स की बात करें तो उन्होंने भी, वो पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने सिस्टमेटिक थ्योरी दी है मॉडर्नाइजेशन की। उनकी थ्योरी आप जो सोशल स्ट्रक्चर है, जिसमें पार्सन जो हैं बात करते हैं कि कैसे सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से उसकी अडेप्टनेस बढ़ जाती है। वो कहता है कि सोसाइटी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती जाती है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, वैसे वैसे उसकी अडेप्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। अब आप देखिए, रूरल सोसाइटी में लोग एक ही कल्चर के होते हैं, तो एक ही तरह का नज़रिया होने की वजह से अडेप्टिव अप्रोच कम होती है। लेकिन जब वो शहर में चले जाते हैं तो शहर में अलग अलग कल्चर्स के लोग जब इकट्ठे रहते हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग तरह का उनका बिलीफ सिस्टम है, तो उसमें वो क्या करते हैं? अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को डाल लेते हैं उसमें। और ये जो अडेप्टिवनेस है, ये किसके सिंबल है? मॉडर्निटी के। साथ में पार्सन्स अपने पैटर्न वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट में 3 पैटर्न वेरिएबल्स की बात करते हैं जो मॉडर्नाइजेशन को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। पहला, अचीव्ड स्टेटस इन प्लेस ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। दूसरा, यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलरिस्टिक वंस। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस एंड ड्यूटीज इन रोल सिस्टम बिकम मोर स्पेसिफिक। अब एक्सप्लेन करते हैं अचीव्ड स्टेटस और एस्क्राइब्ड स्टेटस में क्या डिफरेंस होता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस है, वो इज्जत है जो आपको जन्म से मिलती है, उसमें आपने कुछ नहीं किया। आप किस खानदान से हो, आप किस जाति से हो, आप किस धर्म से हो, किस लीनिएज से हो, किस डायनेस्टी से हो, उसी वजह से आपको इज्जत मिलती है, या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट मिलती है। अगर किसी बच्चे का जन्म ऊंची जाति में हो गया तो जी उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन उसमें उसका क्या रोल है?
उसको कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसका जन्म वहाँ हो गया। अगर कोई बच्चा एक अनटचेबल फैमिली में पैदा हो गया तो उसको बहुत सारी क्या करना, सार्केस्टिक कमेंट्स से गुजरना पड़ेगा, उसको बहुत सारे टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा। उसमें उसका क्या दोष है? कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो उस कास्ट में जन्म ले लिया। तो इसलिए ये जो स्टेटस हैं जो जन्म से मिले, इसको बोलते हैं स्क्राइब्ड स्टेटस। और इस तरह का स्टेटस ट्रेडिशनल सोसाइटी में था। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में इंसान किससे जाना जाता है? अपनी काबिलियत से, अपने स्किल से, अपने प्रोफेशनलिज्म से। अब आप पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाओ, चाहे आप किसी भी फैमिली से हो, चाहे आपकी फैमिली बड़ी गरीब रही हो, चाहे आपके माँ बाप अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन लोग आपको आपके माँ बाप की वजह से नहीं जानेंगे, आपकी एजुकेशन की वजह से जानेंगे, आपने कौन सा ओहदा हासिल किया हुआ है उसकी वजह से जानेंगे। तो ये जो आपने एजुकेशन हासिल की, ये क्या है? अचीव्ड स्टेटस। ये जो आपने ऊंची कुर्सी हासिल की, ऊंचा ओहदा हासिल किया, ये क्या है? अचीव स्टेटस। कल को आप प्रोफेसर बन जाओ, कल को आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो या प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो ये क्या है आपका? अचीव्ड स्टेटस। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो जिस फैमिली से बिलोंग करते, वो कहते कि हम बड़े गरीब थे, चाय बेचते थे, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर को लोग इसकी वजह से नहीं जानते कि उसका फादर क्या करते थे या मदर क्या, इस वजह से जानते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया, इसलिए पूरी दुनिया में उनकी इज्जत की जाती है। दूसरा मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स। अब सोसाइटी में जो नॉर्म्स बनते हैं वो यूनिवर्सलिस्टिक हैं, जहाँ कहने का मतलब है सब पे इक्वली लागू होते हैं। जैसे लॉ है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो इंडियन सोसाइटी में सब पे इक्वली एप्लीकेबल हैं, इररिस्पेक्टिव यू बिलोंग्स टू एनी कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, गोरा है, काला है, जो भी है, उस पर बराबर के लागू होंगे। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो एक गरीब को मिलती है, वही अमीर को भी मिलेगी। जो गोरे को मिल रही है वही काले को मिलेगी, जो हिंदू को मिल रही है वही मुस्लिम को मिलेगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आज ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आज यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स जो हैं वो काम करते हैं। जैसे आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है? ये यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर पूरी दुनिया में गवर्नेंस हो रही है और जो सबको एक्सेप्टेबल है। ये मॉडर्नाइजेशन का दूसरा इंडिकेटर है। तीसरा एक्सपेक्टेशंस एंड ड्यूटीज़। और मॉडर्न सोसाइटी में हर आदमी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं इन रिलेशन टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। उसे वो ड्यूटीज़ सिर्फ सोसाइटी के प्रति नहीं प्ले करनी, इन्वायरमेंट के प्रति भी प्ले करनी, उन लोगों के प्रति भी अब एक करनी है जो दबे कुचले लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है जो सोसाइटी। तो ये जो ह्यूमनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी किसका इंडिकेटर है? मॉडर्नाइजेशन का। ओके। उसके बाद मैक्स वेबर भी मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन देते हैं, जिसमें वो आपको पता है टाइपोलॉजी ऑफ रैशनल और ट्रेडिशनल सोसाइटी में बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की डिटेल में। आपको पता है मैक्स वेबर ने अपने थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप में एक आइडियल टाइप बनाया था, किसका? अथॉरिटी का। अब अथॉरिटी का आइडियल टाइप में वो क्या कहता है? कितनी तरह की अथॉरिटी? ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है करिश्मेटिक, और एक होती है रैशनल लीगल अथॉरिटी। अब ये रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या है? यही तो है मॉडर्न सोसाइटी। जिसकी रैशनल लीगल अथॉरिटी की वो एग्जांपल देता है ब्यूरोक्रेसी, जो किस पे चलती है? रैशनैलिटी पे चलती है, जो चलती है इम्पर्सनल बिहेवियर के ऊपर। ओके।
और साथ में मुझे कहता है कि आज का आदमी क्या है, रैशनल बीइंग है। और वो एक्शंस का भी जब आइडियल टाइप बनाता है तो उसमें एक एक्शन की बात करता है, 4 तरह के एक्शन की वो बात करता है। इसमें एक वो कहता है गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन। अब ये गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन क्या है, यही तो है मॉडर्न मैन का एक्शन, जिसमें वो गोल को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, मीन्स अडॉप्ट करता है और गोल तक पहुंचता है। लेकिन वो गोल क्या होने चाहिए, वो मीन्स क्या होने चाहिए, सोसाइटी द्वारा लेजिटिमाइज होने चाहिए। अब मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चोरी करना शुरू कर दो नहीं, आपको अप्रोप्रिएट मीन्स चूज़ करने होंगे। और वो मीन्स क्या है, मान लीजिए आप गरीब फैमिली से हैं, तो आप अमीर बनने का एक ही रास्ता है कि आप एक ऐसा नौकरी करें, एक ऐसे ओहदे पे पहुँचें जिसकी सैलरी अच्छी हो। तो वो रास्ता कहाँ से जाता है, पढ़ाई से। तो जब आप अप्रोप्रिएट मीन्स चूज़ करके एंड तक पहुँचते हो तो वो गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन होगा। ठीक है, वो मॉडर्न सोसाइटी का क्या है, फीचर है। तो ये सब स्टूडेंट्स मैंने कुछ थिंकर्स आपको बताए सोशियोलॉजी में, जिन्होंने अपने अपने तरीके से मॉडर्न सोसाइटी को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो इसी शब्दों के साथ हम जहाँ पे अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कंटिन्यूटी में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।